सब लोग आ गए? तो लास्ट टाइम पर हम लोग क्या किए थे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड जो वीडियोस थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के मैंने अपलोड भी कर दिया था चैनल पर, आप लोगों ने देखा होगा। देखे थे? ठीक है, क्योंकि मैंने देखा उसमें जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स कराई गई थी कल एक्स्ट्रा क्लास के दिन, तो उससे अलग प्रॉब्लम्स कल मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था चैनल पर, तो इसलिए आप लोग चैनल ज़रूर देख लिया कीजिए, वो आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। ठीक, तो आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और कल तक ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव ना। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल हेडिंग कर लीजिए सब लोग। गुरुत्वीय विभव क्या होता है? गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हो गई हेडिंग? जल्दी से कर लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव। हो गया? चलिए तो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब गड़बड़ कर देगा क्या, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं, तो क्या पृथ्वी के सरफेस से ऊपर ले जाना किसी चीज़ को आसान होता है? नहीं। ठीक है, पृथ्वी के सरफेस पे जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट कार्य करने में हमें एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर क्या करना है कि हमें जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सरफेस से ऊपर ले जाएंगे तो उसके अगेंस्ट हमें क्या, किसके अगेंस्ट? पृथ्वी पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दुनिया भर के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप लोग देखो कि रॉकेट लॉन्चिंग का प्रोसेस है। तो किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के तल से बाहर भेजना एक आसान कार्य नहीं है कुल मिलाकर। ठीक, जबकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसे क्या करना है, इनफाइनाइट से पृथ्वी के तल पे ले आना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाना है, तो ये बड़ा ही आसान कार्य होता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सरफेस से, पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जबकि किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ले आने पर हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, बल्कि उस स्थिति में हमें कार्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को अगर अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आते हैं और उसके हमें क्या होगा? कार्य प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें हो रही हैं, एक कार्य होने की और दूसरा कार्य प्राप्त होने की। क्या मतलब है, इन सब चीज़ों का फ़र्क क्या है? तो जब कार्य किया जाता है या कार्य होता है तो उस केस में हम कार्य को धनात्मक कंसिडर करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव। ये चीज़ें आप लोग पढ़ भी चुके हो। कार्य की 3 स्टेट थी। एक बार जब हम लोगों ने पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हमारे पास क्या था? W = FD cos थीटा। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, FD cos थीटा। तो इसके 3 केसेस थे। तो पहले केस में क्या था हमारे पास? इफ़ थीटा = 0 देन W = FD और cos 0 की वैल्यू 1, तो W = +FD ना। तो इस केस में हम लोगों ने क्या कहा था कि कार्य आपका क्या होगा? अधिकतम होगा, मतलब किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। तो अगर कार्य किया जा रहा है कर्ता के द्वारा तो कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा केस, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे? जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय ना, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, सीढ़ी पर जा रहे होते हैं, तो अगर 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग पर जाना है तो हम लोग जल्दी से थक जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम लोग अगेंस्ट लगातार वर्क डन कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में या ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगातार हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है, एग्जॉस्ट कर जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। और दूसरी तरफ ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू वाट, एफ डी कॉस 180, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वाट, माइनस एफ डी, क्योंकि कॉस एंड 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, इस केस में हमें कार्य ऋणात्मक मिल रहा है। कार्य ऋणात्मक होने का मतलब कि कार्य किया नहीं जा रहा है बल्कि कार्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में हमें कार्य करना पड़ता है, सीढ़ी से नीचे उतरते समय कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और बाई चांस अगर आपका पैर फिसल जाता है तो आप जानते हो कितनी तेज़ी से नीचे उतरते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए सीढ़ी से उतरते समय हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, हमारी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, बस हमें बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। और हमारा आराम से नीचे पहुंच जाते हैं। तो माइनस चिन्ह क्या बताता है, तो माइनस चिन्ह बताता है कि कार्य किया नहीं गया है बल्कि प्राप्त हुआ है। तो पहले तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर करो। जब आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि गुरुत्वीय विभव में आगे बढ़ेंगे। तो गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन क्या हुई, देखिएगा। तो पहले मैंने आपको बताया कि कार्य ऋणात्मक होने और कार्य धनात्मक होने का क्या मतलब है। धनात्मक होने का मतलब कि कार्य किया गया है, ऋणात्मक होने का मतलब कि कार्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब अनंत से किसी m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो गुरुत्वीय विभव है वो डिफाइन होगा, तो v इज इक्वल टू कैपिटल V, स्मॉल v इज इक्वल टू वेलोसिटी, कैपिटल V इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए हम लोग v का यूज़ करते हैं। तो v इज इक्वल टू व्हाट, W/m, और ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ले आते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के केस में कार्य निगेटिव होता है। इसीलिए जो गुरुत्वीय विभव है वो भी, किसी ऑब्जेक्ट का गुरुत्वीय विभव वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। वो चाहे पृथ्वी ही हो, पृथ्वी का भी गुरुत्वीय विभव निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर थोड़ा सा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ना, तो गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन, परिभाषा या इसकी डेफिनेशन ना, आप लोग लिखते रहिए, क्या हो जाएगा, हाँ। तो एकांक द्रव्यमान के किसी एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में प्राप्त कार्य को ना वस्तु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। वस्तु का गुरुत्वीय विभव कहते हैं। विभव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया गुरुत्वीय विभव की डेफिनेशन ना। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यदि स्मॉल m द्रव्यमान की किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर
कि तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ले आने में प्राप्त कार्य क्या हो, W हो, तो गुरुत्वीय विभव कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव V इज इक्वल टू माइनस ऑफ W/m। तो ये आपका गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू माइनस ऑफ W/m। तो जहाँ क्या करेगा, माइनस चिन्ह बताता है कि कार्य क्या है, प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाएगा, मात्रक। बताओ आप लोग, मात्रक क्या होगा प्रांशु, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो जूल पर किलोग्राम, और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो जूल का mL/T-2 और किलोग्राम का m, तो m से m कैंसिल आउट, तो डायमेंशनल फार्मूला आपके पास कितना आ गया, L2 और T-2। नोट डाउन हो गया। हो गया। आगे चले चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। इस टॉपिक को करने के बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे एक दो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, बिंदु द्रव्यमान के कारण, बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक बिंदु की तरह कार्य कर रहा है और उसका मास क्या है, कैपिटल M, ठीक है। देखिएगा तो हो गया हेडिंग। तो आप लोग हेडिंग करने में काफ़ी टाइम ले लेते हो, हो गया। चलिए
देखिए, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं, कैपिटल m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है और क्यों m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है और इसके कारण जो एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगी, बात मत करो, ठीक है ना, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी फील्ड होती है, अपना अपना एरिया होता है। उस दिन मैंने बाकायदा एग्जांपल देकर बताया था ना कि अगर एक कुत्ता भी, डॉग भी होता है तो वो कहता है ये हमारा एरिया है ना। तो इसी प्रकार से हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एरिया होता है। जब दूसरे के एरिया में आप इंटर करना चाहोगे तो उसमें एक तमाम प्रकार के कायदे कानून होते हैं, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के जो व्हीकल्स हैं वो एमपी में चले जाएंगे तो फिर आपको उधर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है m द्रव्यमान का, तो इसकी खुद की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो इस प्रकार से इतनी दूरी तक है। ये क्या है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ही, ध्यान दीजिएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ही कोई पॉइंट ए है, ए, जो कि इस m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये हो गया पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर हम लोगों ने स्मॉल m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये पॉइंट ए पर क्या है, स्मॉल m द्रव्यमान का, तो ये कैपिटल M द्रव्यमान और यहाँ पे स्मॉल m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहेंगे, आगे ले जाना चाहेंगे, कंसिडर करते हैं कि पॉइंट ए से बी पर, ये पॉइंट बी है आपका, तो ए से बी पर ले जाना चाह रहे हैं ना। ये तो ए से बी पर कंसिडर कर लेते हैं। ए से बी की जो सूक्ष्म डिस्टेंस है वो dr है, dr। तो ए से बी पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो पहला काम हम ये करते हैं कि देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के m द्रव्यमान के इस ऑब्जेक्ट के कारण स्मॉल m द्रव्यमान का जो ऑब्जेक्ट है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो ये चीज़ें जो यहाँ पर हुई हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। माना, देखते जाइए आप लोग, लिखते जाइए, माना कैपिटल M द्रव्यमान के द्रव्यमान का एक, कैपिटल M द्रव्यमान की एक वस्तु है, कि एक वस्तु है। इस वस्तु के द्वारा उत्पन्न, वस्तु के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो m द्रव्यमान का आपके पास एक पिंड है और इससे स्मॉल r दूरी पर हमारे पास बिंदु A पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक दूसरा पिंड है। तो दो द्रव्यात्मक कणों के बीच कार्य करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और वो कितना होता है गुरुत्वाकर्षण बल, आप लोग अच्छे जानते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे m1 की जगह पे कैपिटल M, पहले देख लीजिए, m1 की जगह पे कैपिटल M, m2 की जगह पे स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, r का स्क्वायर, ठीक है, r का स्क्वायर। तो इतना क्या गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लग रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप A से B पर ले जाना चाह रहे हो, इस वाले द्रव्यमान के पिंड को, तो आपको इस बल के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ेगा,
ठीक है। जब तक आप वर्क डन नहीं करोगे तब तक आप इसे ए से 1 इंच भी खिसका नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लगातार इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इतना एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब माना स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को ठीक है ना, बिंदु A से B तक ना dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित करने में कार्य कितना है हमारे पास dw, ठीक है। जब सूक्ष्म दूरी तक विस्थापन कर रहे हैं हम लोग dr तक, तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो कितना हो जाएगा, तो किया गया कार्य ना, तो dw है, तो या तब कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन ना, तो dw इज इक्वल टू बल F इंटू dr, बल गुणित विस्थापन देखते रहिए आप लोग। तो dw इज इक्वल टू वाट, F इंटू dr। तो F क्या है आपका लगने वाला बल और dr क्या है सूक्ष्म विस्थापन। तो अतः हमें क्या करना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है ना। तो इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जगह कम पड़ जाती है अक्सर ना जब हम करवाते हैं। तो फिगर भी आपको बनाना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अतः पिंड यानी m द्रव्यमान के पिंड को, अतः m द्रव्यमान के पिंड को कहाँ से, बिंदु A से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिंदु A से B तक सूक्ष्म विस्थापन dr तक विस्थापित करने में किया गया कार्य जो था वो हमें कितना मिला, dw। अब क्या करना है, इसे A से उठाना और सीधे इनफाइनाइट पर ले जाना है, गुरुत्व क्षेत्र से भीतर बाहर, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं तो कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, समाकलन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब छोटे से कार्य को एक्सपेंड करके बड़ा करना होता है तो उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलन विधि का यानी समाकलन का सहारा लेते हैं। तो अभी तक ये dw था, अब क्या हो जाएगा आपका कैपिटल W। तो कैपिटल W इज इक्वल टू वाट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अभी तक तो r पर था, पॉइंट A पे, A की दूरी क्या थी r, अब कहाँ पे ले जाना है, इनफाइनाइट पे। तो r से इनफाइनाइट तक हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। किसे इंटीग्रेट करेंगे, dw को, जो आपके पास सूक्ष्म कार्य है उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे r से इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा आपका, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट और dw F इंटू dr, ठीक। तो देखिए आगे हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू, हाँ देखिएगा इधर, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट, F की जगह पे यहाँ पर F की इक्वेशन वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G M स्मॉल m, F की जगह पे F है तो कैपिटल G M R स्क्वायर, ये पूरा रखेंगे अपान R स्क्वायर इंटू dr, हो गया। तो जो चीज़ें R से मिलेंगी उन्हें हम रोक कर रखेंगे, बाकी सब एज कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। तो W इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, और इंटीग्रेशन r टू इनफाइनाइट 1 अपान r स्क्वायर इंटू dr। अब r स्क्वायर का जब हम dr के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर बाई 2, हाँ कितना होता है इंटीग्रेशन, जगह बची नहीं है, क्या बताएं। चलो आप लोग नोट करो, हम रोक कर रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं,
कि यहाँ इधर इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाए? इंटीग्रेशन नहीं कर पाए? इंटीग्रेशन समाकलन बार बार हमें बताना पड़ता है फिर से रिवाइज करा के। जब आप पढ़ाए थे तब भी नहीं आए। ये लो एक नया बहाना, बहाना नहीं, ये बहुत बढ़िया बहाना है और बहुत पुराना भी हो गया है। सही बता रहे अब नया ढूंढो, लेटेस्ट ना, नए मॉडल, पढ़ा रहे थे हम सो रहे नए मॉडल का नया नया बहाना। हाँ हाँ, ये ऑनलाइन वाला बहाना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर क्या होता है n प्लस वन, सॉरी x पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। x पावर n इंटू डी एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास इतना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हम लोग इंटीग्रेट करें इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर इंटू डी आर ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन r की पावर -2 इंटू डी आर ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्या है, x की पावर n की वैल्यू यहाँ पे कितना है -2। तो क्या है आपके पास सॉल्यूशन कि आपका क्या होना चाहिए, x की पावर n प्लस वन, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो r की पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन, जो ऊपर लिखना है वही डिनोमिनेटर में नीचे लिखना है। तो कितना आ जाएगा, तो r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस को तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस r की पावर -1। r की पावर -1 का मतलब 1/r, ठीक है। तो x की पावर -2 का मतलब 1/x स्क्वायर, x की पावर -1 का मतलब 1/x, इसी तरीके से r की पावर -1 का मतलब 1/r, तो माइनस पहले से लगा है 1/r। तो कुल मिलाकर इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया आपके पास, माइनस में 1/r। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब इसको यूज़ करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है और आपको समझने की ज़रूरत है अपने आप से ना, मैंने तो बता दिया। हम लोग इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास W इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो देयर फॉर W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Z कैपिटल M स्मॉल m, इतनी चीज़ें बाहर है। और इंटीग्रेशन r टू इन्फाइनाइट 1/r स्क्वायर का क्या मिलेगा हमें, -1/r। और इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कहाँ से कहाँ तक, लिमिट r टू इन्फाइनाइट, ठीक है। फिर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो W इज़ इक्वल टू कैपिटल Z कैपिटल M स्मॉल m। सबसे पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपकी क्या है, r की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो -1/इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर माइनस लेंगे और ब्रैकेट में -1/r की जगह पे r, तो ये r हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। तो W विल बी इक्वल टू कैपिटल Z M स्मॉल m इनटू कितना बचा, तो ये आपका 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 1/r। तो W का मान आ गया कितना, चलिए होगा भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया। अतः m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से कहाँ तक, बिंदु A तक ले आने में प्राप्त कार्य, तो प्राप्त कार्य कितना होगा, तो प्राप्त कार्य हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू, जब प्राप्त होगा तो निगेटिव माइनस ऑफ कैपिटल Z कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r, ठीक है, हो गया। अतः गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से गुरुत्वीय विभव परिभाषा क्या होती है, V इज़ इक्वल टू W/m, पुट कर दीजिए। तो W का मान निगेटिव में ये पूरा कैपिटल Z कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई